हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम बात कर रहे हैं पादप और जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, और इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली हैं। अभी तक चैप्टर आपको ऑलमोस्ट पूरा समझ में आ गया है, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। लास्ट के टॉपिक हमारे रह जाते हैं, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, और उससे पहले आप रिवाइज करेंगे। जैसे कि आप हमेशा ही चैप्टर स्टार्ट करने से पहले या टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप प्रीवियस के जो टॉपिक्स हैं उन्हें यहाँ पे रिवाइज करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने टॉपिक्स देख लेने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं। अगर हम यहाँ पे कंटेंट में जाकर के देखें, हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज रेड डाटा बुक, जो कि हमें एक डेटा देती है स्पीशीज के बारे में, उनकी कंडीशंस के बारे में, कि उनकी जो कंडीशन है या उनकी जो पोजीशन है वो किस प्रकार की है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ लास्ट का जो टॉपिक है रिफॉरेस्टेशन, यानी कि पुनः वनों को लगाना या पेड़ों को लगाना। ये बेसिक सा टॉपिक है। इसमें हम सभी जानते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्यों हम रिफॉरेस्टेशन करें, क्या इम्पैक्ट होंगे रिफॉरेस्टेशन के। जस्ट अपोजिट होगा डिफॉरेस्टेशन का। ठीक है, तो हम रेड डाटा बुक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आप प्रीवियस टॉपिक्स जो हैं वो देखते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे एक बारी में आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं होता है। आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आप चीज़ें भूल जाते हैं। तो आपको चीज़ें ध्यान में रहें, उसके लिए आप टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, बेस्ट जो टाइम होता है रिवीजन का वो होता है कि जब आप चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, और जब आप नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो प्रीवियस के टॉपिक उसी टाइम पे आप रिवाइज कर लेंगे। इससे होता क्या है कि जितने दिन तक आपका चैप्टर चलता है उतने ही दिनों तक आपके वो टॉपिक रिवीजन में चलते रहते हैं, और चैप्टर एंड होते होते आपका जो चैप्टर है वो अच्छे से आप रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बात की है, जिसमें आपने बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के बारे में बात की है। इनके क्या क्या रूल्स यहाँ पर अप्लाई होते हैं, क्यों इन्हें बनाया गया है, क्या इनमें डिफरेंस यहाँ पर होता है। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी होती है, और एग्जाम्पल क्या है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे एंडेमिक स्पीशीज के बारे में। क्या होती हैं एंडेमिक स्पीशीज? प्रीवियस लेक्चर में आपने एंडेमिक स्पीशीज पढ़ी, और हमने कहा एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो किसी विशिष्ट भूभाग में पाई जाती है, उसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है। इस प्रकार के स्पीशीज को एंडेमिक स्पीशीज नाम दिया गया है। अब एंडेमिक स्पीशीज के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, तो आपने कहा जैसे कि एशियाटिक लॉयन जो गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है, जैसे कि कश्मीर स्टैग जो कश्मीर वैली में पाया जाता है, जैसे कि लॉयन टेल्ड मैकेक जो कि वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, पर्पल फ्रॉग जो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, संगाई डियर जो कि लोकटक लेक में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स आते हैं जो एंडेमिक स्पीशीज हैं उसके। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ तक की बात हमने कर ली है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपके हो गए हैं एंडेमिक स्पीशीज़ की। अगर हम बात करें तो आपको जो इजी एग्जाम्पल्स लगते हैं वो आप यहाँ पर कर लेंगे, जो आपको थोड़ा टफ लगते हैं तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है पढ़ना नहीं है, नोट भी करना है, कोशिश करेंगे कि उन्हें भी आप लर्न करें। ठीक है, अब आते हैं रेड डाटा बुक के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेंगे IUCN क्या होता है। IUCN, क्योंकि IUCN ही जारी करता है यहाँ पे रेड डाटा बुक में जो भी डेटा आपको मिलता है वो IUCN ही क्या करेगा, यहाँ पे जारी करेगा। थोड़ा सा बात करेंगे IUCN के बारे में, इम्पॉर्टेंट है। और अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, IUCN जो है वो आप यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारी जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं वो आपके पास आते हैं, तो आपको ध्यान रखनी है। जैसे केमिस्ट्री में आती हैं, बायो में आती हैं, ऐसे ही फिजिक्स में कुछ आती हैं, तो फुल फॉर्म में कंफ्यूज नहीं करना है। क्लियर है इतना? चलिए, सबसे पहले IUCN की फुल फॉर्म पे अगर हम आए तो IUCN की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। I stand for international, U stand for union, C stand for conservation and N stand for nature। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा। एक संगठन होता है, ठीक है, एक ग्रुप बनाते हैं बेसिकली, जिसे हम एक संगठन का नाम देते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का एक एम होता है, ठीक है, उनका एक मुख्य क्या होता है, लक्ष्य होता है कि इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। उसके लिए जो भी पॉलिसीज वो निकालते हैं, जो भी रूल्स और रेगुलेशन वो निकालते हैं, जो भी स्टेप्स उन्हें लेने होते हैं, जो पॉसिबल स्टेप्स होते हैं वो वहाँ पर लेते हैं और अपने एम को क्या करते हैं, वो गेन करते हैं या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक संगठन है यहाँ पे IUCN, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या बोली है आपने कहा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक क्या है, इंटरनेशनल यूनियन है, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, यहाँ पे यूनियन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर या प्रकृति के संरक्षण के लिए। अब देखिए, प्रकृति की बात हो रही है तो उसमें सभी चीजें आएंगे, उसमें आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आएंगे, ठीक है, और उसमें आपके हिस्टोरिकल प्लेस भी आएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं। सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात नहीं हो रही है, पूरी नेचर के बारे में बात हो रही है। उसमें आपके हिल्स भी आ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपके रिवर्स भी आ रही हैं, उसमें आपके हिस्टोरिकल प्लेस भी आ रहे हैं, उसमें आपके प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज भी आ रही हैं, तो सारे ही इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये इंटरनेशनल कहा गया, इट मीन्स कि अंतर्राष्ट्रीय, सिर्फ एक ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया का है या किसी दूसरी कंट्री का है, सारी ही कंट्रीज का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, सारी कंट्रीज में क्या करती है, काम करती है। तो हमने कहा द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हमने क्या नाम दिया है, IUCN नाम दिया है, IUCN, Red List or Threatened Species, also known as the IUCN Red List or Red Data Book, founded in 1964, is an inventory of the global conservation status and extinction risk of a biological species, a series of a regional red list which assessed the risk of extinction to species within a political management unit are also reproduced by countries and organization। क्या बोला गया है, आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची, जिसे IUCN लाल सूची या रेड डाटा बुक के रूप में भी जाना जाता है। तो IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक रेड डाटा बुक या ये एक लिस्ट जारी करता है, एक सूची जारी करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची, यानी कि रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, या इसे ऑल्सो नोन एज द IUCN रेड लिस्ट, या जिसे IUCN की लाल सूची के नाम से जाना जाता है, या जिसे रेड डाटा बुक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, वो क्या करते हैं, रेड लिस्ट जारी करते हैं। तो इसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज या IUCN रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक के नाम से हम इसे जानते हैं। 1964 में क्या हुआ, स्थापित हुआ है। ये क्या कहते हैं, जैविक प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति। ये क्या कहते हैं, जो भी स्पीशीज है, प्लांट या एनिमल स्पीशीज है, ये क्या करेगा, यहाँ पर जैविक प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति, उनकी कंडीशन को यहाँ पर देखता है। क्या हमने बोला, आपने कहा इज एन इन्वेंट्री ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस, ये देखता है कि किस स्पीशीज का स्टेटस क्या है। यहाँ पे स्टेटस का मतलब होता है उसकी कंडीशन कैसे, उसकी स्थिति कैसे, इट मीन्स कि वो उसका जो नंबर है वो ठीक है, या उनका नंबर कम हो रहा है, या उनका नंबर बहुत कम है, या उनका नंबर बहुत रिच है। ये क्या करता है, बेसिकली स्पीशीज की जो स्टेटस है, स्पीशीज की जो कंडीशन है, उसे यहाँ पे बताता है। और विलुप्त होने के जोखिम की एक सूची है, एक सूची दी जाती है बेसिकली कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, उसका स्टेटस या उसकी पोजीशन या उसकी कंडीशन कैसी है, एक सूची यहाँ पे जारी की जाती है, किसमें, रेड डाटा बुक में, ठीक है। क्षेत्रीय लाल सूचियों की एक श्रृंखला जो एक राजनीतिक प्रबंधन इकाई के भीतर प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करती है, देशों और संगठनों द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है, क्लियर है इतना। तो आपने कहा IUCN जो है वो क्या एक संगठन है, ठीक है। IUCN के बारे में और भी बहुत सारी चीजें आप जान सकते हैं। आप एक, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप IUCN अगर सर्च करेंगे तो आपको IUCN के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। हम IUCN पढ़ रहे हैं रेड डाटा बुक के एस्पेक्ट में, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ फोकस करेंगे रेड डाटा बुक के बारे में। तो इतनी बातें क्लियर है। चलिए,
इतनी बातें क्लियर हैं तो एक बार आप ये पढ़ लीजिए IUCN, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है और क्या काम होता है IUCN का। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और बात करते हैं IUCN के बारे में। आपको बता रखा है स्पीशीज आर क्लासिफाइड बाय IUCN रेड लिस्ट इनटू 9 ग्रुप्स। आपने कहा कि यहाँ पर प्रजातियों को IUCN रेड लिस्ट द्वारा 9 समूह में वर्गीकृत किया गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं चीजों को, यानी कि क्लासिफाई का मतलब है वर्गीकृत, वर्गीकृत का मतलब है अलग अलग समूह में बांटना। तो यहाँ पर जो बेस होगा, जो आधार होगा वो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा खतरे में कौन सी प्रजाति है, उससे कम खतरे में कौन सी है, उससे कम खतरे में कौन सी है, ऐसे कर करके जो लास्ट में आएगी इट मीन्स कि वो सबसे कम खतरे में वो प्रजाति है। तो 9 या 9 ग्रुप यहाँ पे क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, स्पेसिफाइड थ्रू द क्राइटेरिया सच एज अ रेट ऑफ अ डिक्लाइन, पॉपुलेशन साइज, area of a geographic distribution and degree of population and distribution fragmentation। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखनी आपको। आपसे पूछा जा सकता है कि रेड डाटा बुक में जो 9 कैटेगरी दी गई हैं उनके क्या आधार हैं, किस आधार पे अलग अलग जो ग्रुप है वो बनाए जाते हैं। तो आपने कहा ये जो है किस पे आधारित है, गिरावट की दर, यानी कि स्पीशीज के नंबर में कितनी गिरावट है, पहली चीज। जनसंख्या का आकार, स्पीशीज जो है उनके जो स्पीशीज हैं उनके जो सदस्य हैं वो कितने सदस्य हैं, पॉपुलेशन देखी जाती है किसी भी स्पीशीज की, सारी नहीं, यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे स्पीशीज का टोटल नंबर देखा जाएगा कि ठीक है ह्यूमंस की स्पीशीज भी काउंट कर ली है आपने का, जो यहाँ पे गाय है उसकी भी कर ली है, बर्ड्स है उसकी भी, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग स्पीशीज को इंडिविजुअली देखा जाता है कि इस स्पीशीज की जो जनसंख्या है वो कितनी है, दूसरी स्पीशीज है उसकी जनसंख्या कितनी है। तो दूसरा हो गया भौगोलिक वितरण का क्षेत्र, यानी कि वो कितने बड़े भूभाग में फैले हुए हैं, ठीक है, इसको देखा जाता है। जनसंख्या और वितरण विखंडन की डिग्री जैसे मानदंडों के माध्यम से निर्देशित है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि क्या क्राइटेरिया है या क्या आधार है यहाँ पर किसका, रेड डाटा बुक में इन वर्गीकृत समूहों का, तो आपने कहा कि सिर्फ ये देखा जाता है स्पीशीज जो है उनका कितना नंबर है, ठीक है, उनकी जनसंख्या कितनी है। फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज है उनमें सदस्यों की जो संख्या है वो 100 है, दूसरी स्पीशीज है उनमें सदस्यों की संख्या 1000 है। तो अब हम ये देखेंगे कि दोनों के जो नंबर है उनमें काफी वेरिएशन है, तो इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि जनसंख्या कितनी है। दूसरा कि पिछले कुछ सालों में देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, एनालिसिस की जाती है कुछ सालों के आधार पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक साल में देखा गया कि पिछले एक साल से इनके जो नंबर हैं उनमें इंक्रीमेंट आया है या वो डिक्रीज हुए हैं, यानी कि जो स्पीशीज का नंबर है वो बढ़ा है या घटा है। इसे को हम क्या कह रहे हैं, गिरावट की दर, कि गिरावट की दर ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है गिरावट की दर इसका मतलब कि वो ज्यादा जोखिम में है वो स्पीशीज, ठीक है, यानी कि विलुप्त होने की कगार पे है। अगर गिरावट दर में कमी आई है इसका मतलब है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है उस स्पीशीज के पॉपुलेशन में। तो ये कुछ क्या होते हैं, बेसिक्स होते हैं जिसके माध्यम से रेड डाटा बुक में ये जो स्पीशीज है इन्हें समूहीकृत किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, आपने कहा देयर इज एन emphasis on the acceptability of applying any criteria in the absence of a high quality data including a suspicion and a potential future threats, so long as these can reasonably be supported। अब आपको बोला गया कि संदेह और संभावित भविष्य के खतरे सहित उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की अनुपस्थिति में किसी भी मानदंड को लागू करने की स्वीकार्यता पर जोर दिया गया है जब तक कि इनका यथोचित समर्थन किया जा सके, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये इम्पोर्टेंट आपका जो पैराग्राफ है वो आता है जिसमें आपको बताया गया है कि IUCN में 9 जो वर्ग हैं, 9 जो ग्रुप हैं वो बनाए गए हैं, किसके बेसिस पे, जो स्पीशीज हैं उनकी जनसंख्या कितनी है और उनकी जनसंख्या में जो गिरावट की दर है वो कितनी है, ठीक है। तो एक बार आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे।
चलिए, तो ये हमने बात की है IUCN के बारे में। हमारे पास कुछ कैटेगरी आते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेंगे रेड डाटा बुक के बारे में। ठीक है, आपने कहा रेड डाटा बुक, दिस इज अ comprehensive record that documents the conservation status of various species of plants and animals। हमें बताया गया है कि यहाँ पर जो रेड डाटा बुक है ये क्या करती है, कंजर्वेशन स्टेटस को बताती है। ठीक है, यानी कि संरक्षण अवस्था जो है या कंजर्वेशन स्टेटस है। कंजर्वेशन स्टेटस का मतलब है कि किस स्पीशीज पे कितना ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आपने कहा कि जैसे गिरावट की जो दर है, किसी में गिरावट की दर कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है, यानी कि उस स्पीशीज का जो नंबर है वो कम होता चला जा रहा है। इट मीन्स कि उन्हें उस स्पीशीज पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसीलिए रीजन भी यही है कि इसीलिए क्या करता है, रेड डाटा बुक जो है वो जारी की जाती है। तो रेड डाटा बुक एक ऐसी सूची है। रेड डाटा बुक में एक्चुअली में होता क्या है, सूची दी जाती है, एक लिस्ट दी जाती है कि किस स्पीशीज की कंडीशन कैसी है। ठीक है, और जब ये लिस्ट जारी की जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या किया जाता है, रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। किस स्पीशीज पे कितना फोकस करना है, किस स्पीशीज पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, या किस स्पीशीज की जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं। या अगर देखा जाए कि लगातार, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 1 साल का हमारे पास डेटा आया है, उसमें कोई स्पीशीज है, उसके नंबर में क्या हो रहा है, उसका नंबर जो है डिक्रीज होता चला जा रहा है, यानी कि कम होता चला जा रहा है, यानी कि उसके नंबर में जो गिरावट है वो बढ़ती चली जा रही है। अब उसके लिए कुछ रूल्स सेट किए गए हैं, कुछ रेगुलेशंस यहाँ पे सेट किए गए हैं। और फिर जब देखा गया, दूसरे साल जब देखा गया तो पाया गया कि उस स्पीशीज की जो संख्या उसमें कोई सुधार नहीं आया है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, अब फिर से कोई नए जो रूल्स वो सेट करने पड़ेंगे, फिर से कुछ और ऐसे टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगे जिससे कि उनके नंबर में इम्प्रूवमेंट आए। तो कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि गिरावट को रोकना। कंजर्वेशन का मतलब है कि वो जो संख्या है उसमें क्या हो, बढ़ोतरी हो, वो संख्या बढ़े, जिससे कि वो क्या है, जो स्पीशीज है वो एक अच्छी कंडीशन, एक अच्छे स्टेटस में आए, और जिससे कि जो यहाँ पे विलुप्त होने का खतरा है वो उससे समाप्त हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इट serves as the vital tools for assessing the health of a global biodiversity and informing conservation efforts। देखिए, यही चीज आपको बता रखी है कि ये क्या करता है, सबसे पहले तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी की जो हेल्थ है उसे बताता है, हेल्थ ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, ठीक है, उसमें हम सभी की बात कर रहे हैं। उसकी हेल्थ का मतलब है कि स्पीशीज जो है एक हेल्दी स्टेटस हो। हेल्दी स्टेटस का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ना हो कि उनके समाप्त होने का खतरा हो, यानी कि वो अच्छी उनकी जो संख्या है वो अच्छी संख्या हो, और डे बाय डे उनका जो नंबर है वो बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो एक तो ये क्या करता है, हेल्थ स्टेटस को बताता है बायोडाइवर्सिटी का। एंड सेकेंड है, एंड इन्फॉर्मिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये बताएगा कि जो कौन सी स्पीशीज है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कि स्पीशीज का स्टेटस क्या है, ये तो बताएगा ही, साथ ही साथ जो अभी कुछ देर पहले हमने एग्जांपल लिया था, हमने क्या बोला था, कंजर्वेशन एफर्ट्स की इंफॉर्मेशन भी देखा कि कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए जो एफर्ट्स दिए गए हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे कदम उठाए गए हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या वो काम कर रहे हैं। अगर वो वर्क कर रहे हैं इट मीन्स कि उन्हें फॉलो किया जाना चाहिए। अगर वर्क नहीं कर रहे हैं इट मीन्स कि आपको चेंज करने पड़ेंगे अपने रूल्स, अपने एफर्ट्स, जो भी आप यहाँ पे एक्शन ले रहे हैं वो आपको चेंज करने पड़ेंगे, उनमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई चेंज नहीं आया है, अगर चेंज आया है, अगर स्पीशीज का जो नंबर है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, इट मीन्स कि आप उसे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आपने कहा कि ये क्या करेगा, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी की हेल्थ को भी बताएगा और कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी देगा कि कहाँ कितना काम हो रहा है, वो काम सही है या सही नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, compliant by organization like इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN। The red data book categorize a species based on their risk of extinction। आपने कहा ये तो हमें पता है कि ये जो रेड डाटा बुक है या रेड डेटा बुक है, कौन जारी करता है, IUCN करता है। IUCN ने जो 9 कैटेगरी बनाए हैं वो किस बेस पे बनाए हैं, आपने कहा किस स्पीशीज का एक्सटिंक्ट होने का रिस्क कितना है।
यानी कि किस स्पीशीज का विलुप्त होने का खतरा कितना है। जिसका सबसे ज्यादा खतरा होगा, कोई स्पीशीज है और उसके विलुप्त होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, इट मीन्स कि उनका नंबर बहुत कम है और धीरे और लगातार उनका जो नंबर है वो कम होता चला जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जो सबसे हायर रिस्क में होगा वो सबसे टॉप में होगा। रेड डाटा बुक क्या होगा, जो सबसे ज्यादा रिस्क में होगा वो सबसे टॉप में होगा, जो सबसे लोअर रिस्क में होगा वो सबसे लास्ट में होगा। ऐसी कैटेगरी यहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सबसे हायर रिस्क में है जो नंबर 1 पे है। अब आपने कहा कि इससे कम रिस्क में जो होगा वो नंबर 2 पे होगा, नंबर 2 से कम रिस्क में जो होगा वो नंबर 3 पे होगा, और ऐसे ही आपने कहा कि क्या होता है, यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। क्लियर है इतना, ठीक है, सिंपल है, कोई नई चीज यहाँ पर हमने नहीं पढ़ी है। अब कुछ जैसे एग्जांपल दिया गया है, जैसे एंडेंजर्ड स्पीशीज, आपने कहा एंडेंजर्ड स्पीशीज आर पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स that are at risk of extinction due to a low members or habitat destructions. Examples include a tiger, blue whales and Asiatic lions. एक एग्जाम्पल दिया गया है एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक ग्रुप का नाम है एंडेंजर्ड स्पीशीज। आपने कहा इनके एक्सटेंट होने के जो चांसेस है वो काफी यहाँ पे हाई है, ठीक है। क्यों हाई है, क्योंकि इनका जो नंबर है, जो इनके सदस्य हैं उनका जो नंबर है एक तो कम है, पहली चीज ये है। दूसरा ये कि इनका हैबिटाट डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था हमने, और डिफॉरेस्टेशन में हमने सेम यही चीज पढ़ी थी कि यहाँ पर क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, हैबिटाट ही खत्म कर रहे हैं एनिमल्स का, और प्लांट्स को तो आप वैसे ही काट के खत्म कर रहे हैं। तो क्योंकि एनिमल्स का हैबिटाट ही खत्म हो जा रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब उनके रहने के लिए जगह नहीं है, तो जब उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे उनका नंबर खुद ही कम हो जाएगा। तो आपने कहा पॉपुलेशन में कमी आ रही है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, उनमें मैनमेड एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर से ज़्यादा आपने कहा ह्यूमन एक्टिविटी इम्पैक्ट कर रही है जो प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज हैं। तो दोनों ही रीजन है, दोनों में से ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी ही ऐसी हो रही है कि आपने कहा आपके क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, जैसे कि हमने कहा कि डिफॉरेस्टेशन हुआ है, ठीक है। आपने कहा है कि यहाँ पर जो कार्बन एमिशन है वो ज़्यादा हुआ है, उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। उसमें आपने कहा कि गाड़ियाँ हो सकती हैं, उसमें आपने कहा फैक्ट्रीज हो सकती हैं, जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, और भी बहुत सारे रीज़न हैं। अब इससे क्या होगा, ये सभी जो आपने कहा कि जो सभी एक्टिविटीज़ हैं, इससे क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो इन्हांस हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्लाइमेट में चेंज आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो सीजन है उनमें चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आपने कहा सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है और बारिश नहीं हो रही है, या जहाँ पर स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होती है, वहाँ पे बर्फबारी ना के बराबर हो रही है, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस आया है, जैसे गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, डिस्टर्बेंस आया है, जैसे कि रेनी सीजन में या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या कम बारिश हो रही है। तो आपने कहा ये जो डिस्टर्बेंस आता है, इसी का जो रीज़न है, क्या रीज़न है, ह्यूमन एक्टिविटी मेन रीज़न होता है। तो रेड डाटा बुक क्या होती है, क्या इसका काम है, कौन इसे जारी करता है, इसके बारे में एक बार आप लोग इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन्हें नोट कर लेंगे। चलिए, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे वो उन ग्रुप्स के बारे में जो रेड डाटा बुक हमें बताता है, ठीक है। उनमें से जैसे एक एग्जांपल, उनमें से एंडेंजर्ड स्पीशीज भी है, तो एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। ये हमारे पास आता है, जैसे एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड है। ये कुछ हमारे पास ग्रुप्स आते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।